कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अंकित कुमार क्लासेज में। और हिंदी वर्णमाला हम पढ़ रहे हैं। हमने स्वर पढ़े, व्यंजन पढ़े, दोनों में भेद पढ़ा। और इसी क्रम में आज जो है हम व्यंजनों में से जहाँ सबसे ज़्यादा सवाल आते हैं, जैसे अल्पप्राण क्या होते हैं, महाप्राण क्या होते हैं, कौन से अघोष होते हैं, कौन से सघोष होते हैं, तो आज ऐसी युक्तियाँ मैं बताऊँगा, आप फिर इन्हें कभी नहीं भूल पाएंगे और ना इनमें कन्फ्यूज होंगे। तो हिंदी वर्णमाला में हम छठे नंबर की क्लास पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो अल्पप्राण और महाप्राण वाला वर्गीकरण है, ये श्वास की मात्रा के आधार पर है कि किसी भी व्यंजन को या किसी भी वर्ण को बोलते समय श्वास की कितनी मात्रा बाहर निकलती है, उसे कहते हैं हम प्राणत्व के। श्वास की मात्रा के आधार पर कह लो या कह लो प्राणत्व के आधार पर। तो दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक होते हैं अल्पप्राण और दूसरे होते हैं महाप्राण। जैसा कि नाम से ही पता कर पा रहे होंगे, अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब होता है वायु। यहाँ प्राण का मतलब किससे है? वायु से। और दूसरे होते हैं महाप्राण। महा का मतलब ज़्यादा या महान, और अल्प का मतलब कम। तो यहीं से दोनों की परिभाषा हो जाएगी कि जिन वर्णों के या जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, और जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो लिख लेंगे, आप सभी बहुत होशियार बच्चे हैं, मेरी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। तो परिभाषा लिख लेंगे, एक बार फिर से सुनिए कि जिन वर्णों के, चाहे व्यंजनों के लिख लेंगे क्योंकि दोनों ही प्रकार के वर्ण जो है हमारे अल्पप्राण भी हो सकते हैं, महाप्राण भी हो सकते हैं। चाहे लिख लेंगे जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्पप्राण कहते हैं, या लिख लेंगे जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम वायु निकले उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो कम और अधिक ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है हम देखते हैं कि किसी भी वर्ग का कौन कौन से वर्ण महाप्राण होते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण और इसके अलावा य, रे, ले और वे, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? अल्पप्राण होते हैं। जैसे कि ये हमने व्यंजन पढ़े थे। ये कै वर्ग था आपका? कै, ख, ग, घ, अंग, 5 वर्ण थे इसमें। उसके बाद च वर्ग, च, छ, ज, झ ही हैं। ट वर्ग था आपका ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, और प, फ, ब और भ और म। ये सारा का सारा आपका च वर्ग है, ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है और ये प वर्ग है। उसके अलावा 4 थे अंतस्थ, य, र, ल और व, और 4 थे ऊष्म व्यंजन, स और है। तो इन वर्गों में कहा गया है कि किसी भी वर्ग का, वर्ग कहाँ है? व्यंजन में है, स्वरों में कोई वर्ग नहीं था। किसी भी वर्ग का पहले नंबर का, तीसरे नंबर का और पांचवें नंबर का वर्ण जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण। और इसके अलावा य, र, ल और व, इन्हें भी क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। तो क वर्ग में पहले नंबर का ये है, तीसरे नंबर का ये हो गया, पांचवें नंबर का ये हो गया, यानी कि ये तीनों क्या होंगे? अल्पप्राण। इसी तरह इस वर्ग में ये तीनों अल्पप्राण होंगे, इस वर्ग में ये तीनों अल्पप्राण होंगे, और इस वर्ग में ये तीनों अल्पप्राण होंगे, और इस वर्ग में ये तीनों अल्पप्राण होंगे, और यहाँ जो है ये चारों के चारों अल्पप्राण होंगे। और इन्हें छोड़ के जो बाकी बचे वो कैसे होंगे? तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे कैसे होंगे? महाप्राण होंगे। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण क्या कहलाते हैं? अल्पप्राण होते हैं।
तो चलिए लिख लेंगे कौन कौन से होते हैं। क ख ख नहीं सॉरी क ग और अंगा। च की अगर बात की जाए च च य। ट वाली लाइन की बात की जाए तो ट ड और न। त द और न। प ब और म। और इसके अलावा य र ल और व। इतने सारे वर्ण जो हैं हमारे अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। चूँकि हमने व्यंजनों में से उठाए हैं तो ये सारे क्या हैं, व्यंजन हैं, अल्प प्राण व्यंजन है। वहीं अगर स्वरों की बात की जाए तो वो भी सभी के सभी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। इसके अलावा अनुस्वार जो हमने पढ़ा था अयोगवाह वर्णों में से, वो भी हमारा क्या होगा, अल्प प्राण होता है। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 तो हो गए आपके। ये सभी स्वर अल्पप्राण हैं और स्वरों की संख्या है 11। और अनुस्वार एक वर्ण आपका ये हो गया, तो 19 और 11 30 और 1 31 वर्ण। इसके अलावा दूसरा पढ़ते हैं, कितने हो गए, 31 वर्ण, ये हो गया हमारा। और ये याद रखेंगे, अगर हमारे से पूछा जाए अल्पप्राण व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 19 हो जाएगी, अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है तो 31 हो जाएगी। अब आगे पढ़ते हैं हम। दूसरा है महाप्राण। परिभाषा मैंने इसके आपको बता ही दी थी, आपने लिख भी ली होगी या लिख लेंगे कि जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक वायु निकले वो हमारे क्या कहलाते हैं, महाप्राण। और तरीका मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो जो छोड़ दिया गया है वो यहाँ ले लिया गया है। यानी कि किसी वर्ग का पहला, तो वहाँ पहला ले लिया गया तो यहाँ क्या हो जाएगा, किसी वर्ग का दूसरा। उसके बाद तीसरा ले लिया गया है तो किसी वर्ग का चौथा, और पांचवा भी ले लिया गया है, तो यानी कि जो आ सकते थे वो आ गए। अब आगे कौन बचे हैं, ऊष्म व्यंजन बचे हैं, स है दूसरा चौथा वर्ण, और ये सभी क्या होते हैं, महाप्राण व्यंजन होते हैं। यानी कि जितने भी वर्ण हैं उसमें से वर्गीकरण किया गया है, एक वर्गीकरण कि कुछ जो है हमारे महाप्राण हैं और कुछ जो है हमारे अल्प प्राण हैं। तो दोनों में से किसी एक बात का पता हो तो दूसरी अपने आप पता लग जाएगी। मान लो हमें पूरी वर्णमाला में से पता है कि ये अमुक अमुक वर्ण जो है अल्प प्राण हैं, उन्हें छोड़ के जो बचे वो क्या है, वो महाप्राण हैं। जैसे 30 बच्चों की एक कक्षा है और आपको बता दिया गया है कि इन 30 बच्चों में से आपने कहा जो कल एब्सेंट थे वो खड़े हो जाएं, तो जो बैठे हैं इसका मतलब वो क्या थे, प्रेजेंट थे। तो एक दो बातों में से अगर एक का आपको पता है तो दूसरी अपने आप पता लग जाएगी। अगर आपको पता है कि कौन कौन महाप्राण हैं तो जो बचे वो सारे क्या हैं, अल्पप्राण हैं। तो किसी एक को आप याद रखेंगे तो बड़े आराम से आपका काम हो जाएगा। तो कौन कौन आएंगे इसमें, किसी वर्ग का दूसरा जिनके ऊपर सर्किल नहीं है, ख घ छ और झ, और ठ और ढ, और थ और ध, और जो है आपका फ और भ। और इसके अलावा चारों के चारों आपके ऊष्म व्यंजन स और है, ये सारे के सारे क्या होंगे आपके महाप्राण। और सभी के सभी व्यंजन हैं, तो कितनी हुई इनकी संख्या, 14। तो अगर पूछा जाए महाप्राण व्यंजनों की संख्या है तो कितनी आ जाएगी, 14। इसके अलावा अगर बात की जाए विसर्ग भी हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। विसर्ग क्या होता है, महाप्राण होता है। तो यानी कि महाप्राण वर्णों की कुल संख्या कितनी आई, 14 और 1 15। बस चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अल्पप्राण कौन कौन होंगे, पहला तीसरा पांचवा। महाप्राण कौन कौन से होंगे, दूसरा चौथा। सभी अंतस्थ क्या होंगे, अल्पप्राण। सभी स्वर क्या होंगे, अल्पप्राण। अनुस्वार क्या होगा, अल्पप्राण। महाप्राण में किसी वर्ग का दूसरा चौथा आएगा, चारों के 6 आएंगे। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, महाप्राण। और विसर्ग जो है हमारा, जो अयोग हुआ है वो भी हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। तो एक तरीका तो
विद्यार्थियों आपके लिए ये है कि आप इनके क्रमांक याद करें, उस वर्णमाला को याद रखें और उसके बाद याद रखें कि दूसरा चौथा महाप्राण होगा, पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण होगा। या एक और आसान सा तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, याद रखने की कोशिश करेंगे। वो दूसरा तरीका है, उस दूसरे तरीके को याद रखने के लिए हमें दो वर्णों को याद रखना होता है, केवल दो वर्णों को, कि स जो है वो महाप्राण है और च जो है वो अल्प प्राण है। केवल इन दो को याद रखो कि स जो है वो महाप्राण है और च जो है वो अल्प प्राण है। कोई भी युक्ति आप लगा सकते हैं, जैसे कि आप ये सच महान होता है लेकिन कम लोग बोलते हैं। सच महान होता है लेकिन कम लोग बोलते हैं, है ना। सच महान होता है लेकिन कम लोग बोलते हैं, यानी कि अल्प बोलते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके से आप याद रख सकते हैं, और कि स जो है वो महाप्राण है और च जो है वो अल्प प्राण है। इन दो वर्णों को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी किसी को याद रखने की ज़रूरत नहीं है और ना किसी के क्रमांक याद रखने की ज़रूरत है। अब देखो, अंग्रेजी में मैसेज हम सभी टाइप करते ही हैं। अब अंग्रेजी में जब हम मैसेज कोई बनाते हैं अपने मोबाइल में, तो जिन वर्णों को लिखने में आपको एच लगाना होता है तो वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, महाप्राण। और जिन वर्णों को लिखने में हमें एच नहीं लगाना होता है वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, अल्प प्राण। दोबारा समझेंगे इस बात को। जैसे अंग्रेजी में हम कोई मैसेज टाइप करते हैं, मान लो हमें अपने दोस्त मोहन को मैसेज लिखना है, मोहन, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे। तो जिन वर्णों का अंग्रेजी रूपांतरण करने में हमें एच लिखना पड़ा वो सभी के सभी महाप्राण हैं, और जिन वर्णों के अंग्रेजी रूपांतरण में एच नहीं लिखना पड़ा वो सभी के सभी अल्प प्राण हैं। तो है के लिए आपने एच लिखा, यानी कि ये महाप्राण है। मैं के लिए आपको किसी एच की आवश्यकता नहीं पड़ी, यानी कि अल्प प्राण है। यहाँ मैं जो है वो अल्प प्राण है की अगर बात की जाए ये महाप्राण है, न की अगर बात की जाए ये अल्प प्राण है, क्योंकि एच की जरूरत नहीं पड़ी। और देखिए दूसरा, शिखा, तो क्या हुआ आपने, SHIKHA। तो श लिखने के लिए भी आपको एच लगाना पड़ा, ये भी महाप्राण हो गया। ख लिखने के लिए भी आपको एच लगाना पड़ा, ये भी क्या हो गया, महाप्राण हो गया। और देखिए दूसरा, विधाता, तो आपने ऐसे लिखा विधाता, तो क्या हुआ, आपको व लिखने के लिए आपको खाली वी लगाना पड़ा, यानी कि एच नहीं लगाना पड़ा, और एच नहीं लगाना पड़ा तो अल्प प्राण। और यहाँ आपको एच लगाना पड़ा, एच लगाना पड़ा तो ये क्या हो गया, महाप्राण। और तय के लिए आपको एच थोड़ा ही लगाना पड़ा, तो तय भी क्या हो गया, अल्प प्राण। तो एक बार फिर से समझेंगे कि जिन हिंदी वर्णों के अंग्रेजी रूपांतरण में हमें एच लगाना पड़े वो क्या होंगे, महाप्राण, और जिनके अंग्रेजी रूपांतरण में एच नहीं लगाना पड़े वो क्या होंगे, अल्प प्राण। जैसे आयुष है किसी का नाम, आयुष, देखो स्वर भी कंप्लीट हो जाएंगे इसी से ही, आयुष, तो AAYUSH, एच थोड़ी लगाना पड़ा कहीं इसमें आ लिखने में, तो ये क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। ये के लिए आपने वाई लगाया खाली, एच नहीं लगाया तो ये भी अल्प प्राण हो गया। ये लिखने के लिए आपने क्या लगाया, एच लगाया, इसलिए क्या हो गया, ये महाप्राण हो गया। तो कर लेंगे बड़े आराम से कि कौन कौन से महाप्राण हैं, कौन कौन से अल्प प्राण हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हटा रहा हूँ मैं से। चलिए देखिए, जैसे सीधे सीधे सवाल आता है कि निम्नलिखित में से महाप्राण है द, दूसरा है आपका क, तीसरा है आपका ट, और चौथा है आपका श। तो आपको पता है द लिखने में खाली डी का इस्तेमाल करोगे, नहीं है अल्प प्राण है। क लिखने में के का इस्तेमाल करोगे, ट लिखने में टी का करोगे, लेकिन इसे लिखने में क्या करोगे, SH, इसलिए क्या हो गया, ये महाप्राण हो गया। तो कर लेंगे बड़े आराम से। इसी तरह अल्प प्राण का पूछा जाए तो वो भी बता दोगे जिसके साथ एच नहीं लगाना पड़ा,
वो अल्प प्राण होगा। तो इस विधि से आप कर लोगे, सारे स्वर कवर हो जाएंगे, आपके सारे व्यंजन कवर हो जाएंगे, और कोई भी अल्प प्राण या महाप्राण होगा आप बिल्कुल नहीं भूल सकते इस विधि से। और मान लो सवाल इस तरीके से आ जाता है, किसी भी वर्ग का अल्प प्राण होता है। ऑप्शन ए पहला दूसरा, ऑप्शन बी पहला तीसरा, सी चौथा पांचवा, या डी तीसरा चौथा। और मान लो परिभाषा, ये क्रम, ये सब आपने नहीं याद किए हैं, आपने सीधे सीधे यही युक्ति याद की है जो मैंने पढ़ाई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी युक्ति से अपनाएंगे। आप जो है चेक करेंगे पहला दूसरा, पहला विकल्प है पहला दूसरा, यानी कि क वर्ग को ले लो, क और ख। तो ये तो बात बिल्कुल गलत हो गई, क्योंकि इसमें एक अल्प प्राण है और एक महाप्राण है, एक एच वाला आ गया, एक एच वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद है पहला तीसरा, यानी कि क और ग, तो दोनों ही ऐसे हैं जिनके साथ एच नहीं लगेगा, इसका मतलब ये क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया, अल्प प्राण, तो इसका मतलब ये विकल्प आपका सही हो गया। तो अगर क्रमांक भी आपसे पूछ लिया जाता है तो उस क्रमांक का भी सवाल आप बड़े आराम से सही कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है अल्पप्राण और महाप्राण में से अब आपका कोई सवाल नहीं रह गया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल अल्पप्राण या महाप्राण में से आपका रह गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, या कितना आपको ये इजी लगा है वो भी आप बताएं। इसके बाद हम दूसरा वर्गीकरण पढ़ते हैं व्यंजनों का, अघोष और सघोष। दूसरा वर्गीकरण, दूसरा तीसरा चौथा जो भी होगा आप देख लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व कहते हैं कि उसके उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ, स्वर से मतलब यहाँ स्वर और व्यंजन से नहीं है, स्वर से मतलब है यहाँ आवाज़ से। तो जो हमारी आवाज़ पैदा करने वाली तंत्रियाँ होती हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज भी कहते हैं, नाद भी कहते हैं, के आधार पर, घोषत्व स्वर तंत्रियों में कंपन या गूंज या नाद के आधार पर, या कहते हैं खाली घोषत्व के आधार पर। घोषत्व के आधार पर तो देखो ये याद रखेंगे हम, घोषत्व के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। पहला है घोष और दूसरा है अघोष। अ का मतलब नहीं और घोष का मतलब घोष या गूंज। जिन व्यंजनों के या जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में घोष नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष। और जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में आवाज़ पैदा करने वाली जो तंत्रियां हैं उनमें घोष होता है, गूंज होती है, कंपन होता है, नाद होता है, कोई भी शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, घोष। और जिनमें नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अघोष। अ का मतलब नहीं, घोष का मतलब घोष, कंपन। और घोष को ही सघोष भी कहते हैं, घोष सहित, कंपन सहित, और घोष घोष के बिना। तो ये दोनों के इनके नाम हो जाएंगे। तो परिभाषा एक बार फिर से सुन लें आप, क्योंकि आपको सुन के ही नोट करनी है। आपको पता है कि मैं ज़्यादा लिखवाता नहीं हूँ, ना मुझे ज़्यादा लिखाने की आदत है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम घोष या सघोष कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, स्वर का मतलब आवाज़ पैदा करने वाली तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें हम सघोष कहते हैं। और इसी तरह अघोष में लिख देंगे, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहते हैं। अब पूरी वर्णमाला में से मैं किसी एक के बारे में बता दूं, दूसरी का अंदाज़ा आप अपने आप लगा लेंगे, या ये कहें कि अगर हम एक के बारे में जान लें तो जो बची हुई चीज़ें हैं वो सारी दूसरी हो जाएंगी। सबसे पहले अघोष की बात करते हैं। किसी भी वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, पहला व दूसरा वर्ण तथा
से अघोष होते हैं। जैसे कि हमने ये 5 वर्ग पढ़े थे, क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ न, त थ द ध न, प फ ब भ म। और ये अंतस्थ पढ़े थे य र ल व। और 4 हमने ऊष्म व्यंजन पढ़े थे स है। ये 33 व्यंजन हमने पढ़े थे और इनमें से हमने बताया किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण तथा तीनों के तीनों श हमारे क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो लिख लेंगे कौन कौन से होंगे। पहला दूसरा यानी कि क ख, दूसरे वर्ग में च वर्ग में से च छ, ट वर्ग में से ट और ठ, ये पहले नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे, तो ये पहला वर्ण हुआ, ये दूसरा वर्ण हुआ। त थ प फ और इसके अलावा तीनों के तीनों श। इतने सारे वर्ण हमारे क्या होंगे, अघोष। इतने सारे वर्ण हमारे क्या होंगे, अघोष। और अगर बात की जाए याद रखने की, तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे, किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण का आ गया है तो ये कितना अंक तैयार हो गया, 12। तो आजकल बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं, जैसे कि पेट का ही हुआ, जिनमें 12वीं के साथ साथ आपसे क्या, या लेखपाल का हुआ, या आपका जो है वीडियो का हुआ, बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें 12वीं तो मांगी ही जाती है, इसके साथ आपसे CCC मांगा जाता है। तो याद रखेंगे 12वीं और CCC यानी कि अघोष। तो अघोष का क्या मतलब हुआ, 12 और CCC, 12 और CCC का मतलब यहाँ तीनों के तीनों श हैं, और 12 का मतलब यहाँ किसी वर्ग का पहला और दूसरा है। तो याद रखेंगे अघोष 12 CCC, अघोष 12 CCC, अघोष 12 CCC। इस एक बात को याद रखेंगे और दूसरे का क्रम अपने आप याद हो जाएगा। जब इसमें पहला और दूसरा ले लिया गया है तो इसमें कौन कौन बचा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये क्या हो गए, सघोष हो गए। यहाँ स है लिए हैं तो क्या बचा, है बचा, और यहाँ से य र ल और व बचा। तो यहाँ जाएंगे तीसरा, चौथा, पांचवा, य र ल व और है। इसके अलावा तो यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा, किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य र ल व है, इतने सारे वर्ण जो हैं हमारे, ये क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। तो बड़ी तिरछी सी चली गई आज तो लाइन, चलो कोई बात नहीं, इतने सारे वर्ण क्या हो जाएंगे, सघोष हो जाएंगे। इसके अलावा जितने भी स्वर हैं हमारे, सभी के सभी स्वर वो भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। सभी के सभी स्वर ये भी क्या होते हैं, हमारे सघोष होते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, दो हमारे अयोगवा वर्ण हैं, कौन कौन से हैं, अनुस्वार और विसर्ग, ये भी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो अब आप जो है मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे कि कौन कौन से वर्ण हमारे सघोष हैं। यानी आप मुझे जो है लिस्ट बना के देंगे इस तरीके से, जैसे तीसरा, चौथा, पांचवा तो ग घ अंग, इस तरीके से लिखते हुए सारे के सारे आप मुझे बताएंगे कि इतने सारे वर्ण जो हैं ये क्या हैं, हमारे सघोष हैं, बताएंगे। तो सघोष वर्णों की तालिका, जैसे देखो मैंने ये तालिका बना के दी है आपको, ये अघोष वर्णों की तालिका है, और इसी तरह आपको सघोष वर्णों की तालिका मुझे बना के देनी है कि ग घ अंग और ज झ ञ और ये सब और वहाँ से जो जो भी आएगा आप मुझे सघोष वर्णों की, व्यंजनों की, स्वर की, जो भी आएंगे उसमें सघोष वाले सभी के सभी की तालिका आप मुझे बना के दे देंगे। तो इन्हें याद रखने का तरीका और भी कई सारे तरीके हैं, लेकिन यही याद रखेंगे कि अघोष 12 और CCC, कि अघोष के अंतर्गत किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा आता है तथा तीनों के तीनों स आते हैं। इन्हें छोड़कर बाकी सभी क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो या तो आप इतने अभ्यस्त हों कि आपको अल्पप्राण की परिभाषा और अल्पप्राण का क्रम अलग से पता हो, महाप्राण की क्रम और परिभाषा अलग से पता हो, अघोष का क्रम आपको अलग से पता हो, सघोष का क्रम आपके अलग से बिल्कुल अच्छी तरह कंठस्थ हो, जिससे कि कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। ये आप मुझे एक बार ज़रूर बताएंगे ये सारी जानकारी आपको कैसा लगे और कितना समझ में आई, और क्या अभी आपके और सवाल इसमें से बच गए वो मुझे आप सभी ज़रूर बताएंगे। चलिए, धन्यवाद।